नमस्कार, मैं विकास जायसवाल और आप देख रहे हैं मिशन सच नेटवर्क। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के करीब 100 मिनट तक आक्रामक अंदाज में दिए भाषण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और सरकार पर नफरत फैलाने के लगाए आरोपों पर घमासान मचा। वहीं राहुल गांधी के हिंदुओं और हिंसा को लेकर दिए बयान, अल्पसंख्यकों के साथ भाजपा द्वारा अनुचित व्यवहार करने, अग्निवीर योजना नहीं पीएमओ की योजना है को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। भाजपा 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती है, बयान भी अब कार्रवाई का हिस्सा नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान की भाजपा, आरएसएस व विहिप ने कड़े शब्दों में निंदा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राहुल गांधी पर झूठ बोलने और 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं दो नियम, रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विथ बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोना फाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों से संसदीय नियमों एवं आचरण का पालन करने तथा वरिष्ठ सदस्यों से सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के बारे में सीखने को कहा। राजग सांसदों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की यह सलाह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस भाषण के एक दिन बाद आई जिसे सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने बेहद गैर जिम्मेदार करार दिया। सूत्रों के मुताबिक राजग संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, विपक्ष इस बात से परेशान है कि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बना।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में सकारात्मक राजनीति की जीत हुई और गत 4 जून को सांप्रदायिक राजनीति से देश को आज़ादी मिलने के साथ सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, हम अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं करते। जब कभी इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो हम इस योजना को खत्म कर देंगे। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस चुनाव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी जिम्मेदारी का पैगाम दिया है। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है। बड़े बड़े ऑफिसर्स से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएं, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे। अर्थ जगत की खबरें। घरेलू बाजार सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में अपने अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 379.68 अंक चढ़कर 79,555.87 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 94.4 अंक की बढ़त के साथ 24,236.35 अंक के सर्वकालिक स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों में से HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, पावर ग्रिड के शेयरों में सबसे अधिक तेजी आई। वहीं टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक के शेयर नुकसान में रहे। अब सीधा रुख करते हैं विदेश की खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के शीर्ष अधिकारी ने भारत में आलोचकों को चुप कराने के लिए आतंकवाद रोधी कानून के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई और अधिकारियों से कश्मीर के बारे में बयान को लेकर लेखिका अरुंधति राय के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का आग्रह किया। उच्चायुक्त वोल्टर टर्क के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत हम आलोचकों को चुप कराने के लिए आतंकवाद रोधी कानून UAPA के इस्तेमाल को लेकर चिंतित है। कानून की समीक्षा करने और इसके तहत हिरासत में लिए गए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग दोहराते हैं। पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का जिक्र किए जाने के बाद भारत ने निराधार और मिथ्या बयानों के लिए पड़ोसी देश की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में मंत्री प्रतीक माथुर ने कहा, आज एक प्रतिनिधिमंडल ने निराधार और मिथ्या बातें फैलाने के लिए इस मंच का दुरुपयोग किया, जो कोई हैरानी की बात नहीं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने चर्चा के दौरान महासभा के मंच से अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र किया था। अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 29 जून को फतेह प्राप्त करने के बाद अब नई टीम इंडिया T20 में टेस्ट शुरू होगा। भारतीय टीम 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे रवाना हो गई। संन्यास लेने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस टीम की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई। टीम के इस दौरे के लिए हेड कोच राहुल द्रविड़ की जगह VVS लक्ष्मण होंगे, जो पूर्व में भी भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग की कमान संभाल चुके हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पूनिया ने आरोप लगाया कि कमियों को उजागर करने के कारण नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी उनके करियर को खत्म करना चाहता है। नाडा ने 23 अप्रैल को टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पूनिया को निलंबित कर दिया था। बजरंग पूनिया ने 10 मार्च को सोनीपत में हुए सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए नमूने नहीं दिए।
डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ADDDP से बजरंग को राहत मिल गई, लेकिन नाडा ने 24 जून को बजरंग को दूसरी बार निलंबित कर दिया था। अब बात करते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। रंगदारी नहीं देने पर राजस्थान के व्यापारियों पर फायरिंग करने की बड़ी वारदात से पहले ही पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया। जयपुर की चित्रकूट थाना पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें 3 आरोपी विक्रम गुजर, मुकेश जाट और कुलदीप चौधरी को पुलिस ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। ये आरोपी गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड में हाई सिक्योरिटी जेल में सजा काट रहे थे और इसी दौरान उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया, शहर में संगठित आपराधिक गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने की घटनाएं बढ़ रही थी। इन घटनाओं को लेकर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना से MP में लगभग 4 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नदी जोड़ो परियोजना को लेकर रखे गए कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने नदियों के पवित्र जल को कलश में समाहित किया। MP और राजस्थान के बीच चंबल पार्वती कालीसिंध नदी के पानी को लेकर पहले ही MOU पहले ही साइन हो चुका। इस परियोजना के आगे बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है। निश्चित रूप से ये आज का दिन हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में, खासकर उनकी सरकार के माध्यम से मालवा, चंबल ये अंचल तो ये बहुत कष्ट के ज़िले थे, जहां हम अगर मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, इधर आगर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, ये पूरा बेल्ट जो हमारा ड्राई बेल्ट था, इस बेल्ट के अंदर पानी की न केवल उपलब्धता होगी, जिससे हमारा औद्योगिकरण का भी बेल्ट नया बनेगा, बल्कि सिंचाई का बहुत बड़ा रकबा बढ़ेगा। लगभग 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन की सिंचाई होने वाली है। हमारे सभी धार्मिक स्थान, सभी पर्यटन के केंद्र, सभी प्रकार के संस्थान विकास। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। प्रकाश चंद शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री का OSD बनाया गया। वहीं संदीप वर्मा को अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक राजस्थान राज्य भंडारण निगम, प्रवीण गुप्ता को प्रमुख सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, नवीन महाजन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। रोहित गुप्ता को आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं कॉर्पोरेट व हिमांशु गुप्ता को प्रबंध निदेशक रूढ़ा नियुक्त किया गया। मानसून के मंगल प्रवेश के बाद अब बारिश का दौर शुरू हुआ। मानसून की एंट्री के साथ ही आज और कल हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के अलावा सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। इस बार मौसम विभाग के जुलाई के पूर्वानुमान में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है। राजस्थान में मानसून एंट्री के 7 दिन में भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में अनुमान से कम बारिश हुई। जानिए खबरों के माध्यम से क्या रहा अलवर का हाल। राजस्थान के मेवात इलाके में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को अंजाम देने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस उनकी संपत्ति का ब्यौरा एकत्रित कर प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई में जुटी है। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि अलवर में ऑपरेशन एंटीवायरस चल रहा है। IG भरतपुर और जयपुर ने मेवात के पुलिस अधीक्षकों की बैठक में साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के खिलाफ रणनीति तैयार की है, जिससे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इसमें सॉफ्टवेयर से उनकी लाइव लोकेशन ट्रेस कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सॉफ्टवेयर से आरोपी कौन सी सिम किन किन राज्यों में उपयोग कर रहा है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। अलवर पुलिस द्वारा करीब 1.5 साल में 90,000 मोबाइल सिम ब्लॉक करा चुकी है। देखिए, जैसे भरतपुर में ऑपरेशन एंटीवायरस चला, उसके बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर IG साहब भरतपुर और IG साहब जयपुर ने एक जॉइंट मीटिंग ली, जिसमें मेवात के जो सभी पुलिस अधीक्षक है वो भी शामिल हुए और उसमें तय हुआ कि एक सिमिलर पैटर्न पे इस पूरे एरिया में ये एंटीवायरस अभियान चलेगा। तो हम भी बिल्कुल उसको उसी पैटर्न पे चला रहे हैं, जहां हम पहले जो नंबर्स पूरे देश में फ्रॉड कर रहे हैं, जो आजकल एक सॉफ्टवेयर पे रिफ्लेक्ट होते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनकी लाइव लोकेशन को ट्रैक करके उन लोगों को पिक करते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज करके जो भी उनके पास फ़ोन्स, सिम कार्ड्स, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल्स, एक्सटॉर्शन के लिए वो सब धाराएं लगा करके उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करते हैं। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर से हमें ये पता चल पाता है कि उन लोगों ने किन अलग अलग राज्यों में भारत के साइबर ठगी की है।
उसके बाद हम एक चिट्ठी उन संबंधित पुलिस अधीक्षकों को और थानों को लिखते हैं कि आपके यहाँ पर ये जो व्यक्ति ने साइबर फ्रॉड किया है ये हमारे इस केस में अरेस्ट हुआ है, ताकि वो लोग भी आएँ और यहाँ जब वो जेसी में होते हैं उनको अपने स्टेट्स में ले जाए। तो इस प्रकार जो है मल्टीपल केसेस में वो अरेस्ट होते हैं, वो बुक होते हैं, अब राजस्थान के बाहर की जेलों में जाते हैं, उनका मनोबल टूटता है और उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फ्रॉड करने में उनकी हेल्प करता है उसे तोड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा हम जो ये सस्पेक्टेड सिम्स हैं इनको इकट्ठा करके बल्क में बंद करवाते हैं। जैसे कि कल की तारीख में जो हमारे सॉफ्टवेयर पे यहाँ पर 6,552 सस्पेक्ट सिम एक्टिव थे, हमने आज उनमें से करीब 5,500 को एक साथ ब्लॉक कराया है। इस प्रकार पिछले 1.5 साल में हम करीब 90,000 सिम इस एरिया में ब्लॉक करा चुके हैं, जिससे थोड़ा सा इंसिडेंट्स ऑफ साइबर क्राइम कम हो। अभी हम जब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं तो हम उनके पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली व्हीकल्स जिसको वो यूज़ करते हैं, उन व्हीकल्स को भी इन मुकदमों में हमने कन्फिस्केट करना शुरू किया है। इसके अलावा इस बेल्ट में बहुत से प्राइवेट एटीएम वेंडर्स ने अपने एटीएम्स खोले हुए थे, तो हमने डीजी साहब के लेवल पर एक बैंक्स के साथ मीटिंग की और हमने उन्हें डेटा शेयर किया कि इस इलाके में इस तरह से एटीएम खोल करके साइबर ठगी को बढ़ावा दिया जा रहा है या साइबर ठगी का पैसा उससे निकलवाया जा रहा है। तो उसके बाद बैंक्स ने यहाँ के कुछ ऐसे एटीएम्स को नोटिसेस दिए हैं, कुछ बंद भी हुआ है। तो इस प्रकार एक ऑलराउंड स्ट्रैटेजी बना करके हम इसमें काम कर रहे हैं। इसमें हमारी ये भी कोशिश है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हर एरिया में वो कौन मेन किंग पिन्स हैं जो नए यूथ को भी इस काम में मोटिवेट कर रहे हैं और जिन्होंने इस साइबर फ्रॉड से भारी मात्रा में प्रॉपर्टी अर्जित की है, उसकी लिस्टिंग करके उस प्रॉपर्टी को जब्त करना और उसको कोर्ट और सरकार के दायरे में लाना भी हमारी इस स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मानसून सीजन के चलते सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का प्रवेश 1 जुलाई से 3 माह के लिए बंद हो गया। वहीं सरिस्का के बफर जोन रेंज में बाला किला व बारालीवारी रूट पर पर्यटक सफारी का आनंद ले सकेंगे। इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरिस्का पार्क बंद नहीं होगा, सरिस्का के जंगल में केवल पर्यटकों की एंट्री बंद रहेगी। हालांकि पांडुपोल रूट पर पर्यटकों का आवागमन रहेगा। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से रूपारेल नदी के चलने से पहले कई बार कैजुअलिटी हुई। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रिकॉशन के तौर पर सरिस्का को बंद करने का प्रावधान है। सरिस्का में बड़े बड़े रूपारेल नदी आती है, पहले कई बार कैजुअलिटीज हुई हैं, उसको लेकर के प्रिकॉशंस के तौर पर सरिस्का को बंद करने का प्रावधान था। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार सरिस्का का जो मुख्य मार्ग है वो इस बार खुला रहेगा। जंगल में आवाजाही बंद हो जाएगी, लेकिन सरिस्का में हम पांडुपुल जाए। अलवर के केंद्रीय कारागृह के डिटेंशन सेंटर में बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद आजिम की तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया। मोहम्मद आजिम रिहाई की मांग को लेकर 2 दिन से भूख हड़ताल पर है। अस्पताल में इलाज के दौरान भी आजिम ने खाना नहीं खाया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर सुरेश मीणा ने बताया कि मोहम्मद आजिम बांग्लादेश के मोहल्ला मानिक नागौर का निवासी है, जो वर्ष 2023 में टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आया था। अजमेर दरगाह में जियारत करने के बाद वो वापस लौटकर अपने देश नहीं गया। इस बीच उसकी वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई। उसके पास पर्याप्त दस्तावेज व वीज़ा न होने के कारण उसे जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल प्रशासन ने बताया कि पिछले महीने बांग्लादेश हाई कमीशन की टीम ने मोहम्मद आजिम की मां से उसकी बात करवाई थी, साथ ही उसे जल्द वतन वापसी का भरोसा दिया था। वो भूख हड़ताल का कैदी है और बांग्लादेशी बता रहा था अपने आप को। वो परसों हमारे पास आया है और 3 दिन पहले से भूख हड़ताल पे था। उसकी तबीयत वहाँ ज़्यादा ख़राब हुई तो उसकी वजह से फिर भर्ती कर लिया है। अभी पहले से सुधार है, यूरिन में कीटोन अभी आ रहे हैं, लेकिन खाना वो नहीं खा रहा है, दवाई बराबर लगवा रहा है, पहले से तबीयत बेहतर है। खाने को लेकर के अभी भी अनशन में भूख हड़ताल जारी है? अभी भी अनशन पे है। कोई डिमांड नहीं, वो कह रहा है कि मेरे को जाने नहीं दे रहे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के फूटी गांव में खेत की डोल को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने हो गए। परिवार के लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े, जिसमें महिला समेत एक पक्ष से करीब 4 लोग घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ अस्पताल भर्ती कराया, जहां से गंभीर घायल होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एक पक्ष के शुक्न राम ने बताया कि उनके भाई नथुराम व उनके बेटे राजकुमार व गोपाल से खेत की डोल को लेकर विवाद हो गया, जिसमें भाई व उनके बेटों ने लाठी डंडों से उनके परिवार पर हमला कर दिया।
जिसमें उनकी पत्नी प्रेमवती, बेटा सूरज व जितेंद्र व उनकी बहू खुशी घायल हो गई। सिर फटने से प्रेमवती व सूरज को अलवर रेफर कर दिया, जहां दोनों का इलाज जारी है। मैं कोठी बात पाऊँ तो कल मेरा नाम है, मेरे लड़के से मेरे भाई के लड़के से झगड़ा हो रहा, मेरे से खुद से नहीं हुआ, मेरे लड़के ने से उनसे हुआ है, मेरे भाई के छोटे से। किस बात को इस बात में कोई दौड़ दाल खेत रहा, उसमें कल भी हुआ था, फिर कर लेंगे वो कर लेंगे। अब उसने बेटा बहू बुला लिया, सुबह हुए आपस में भिड़गाड़े में लट पटांगा बजगा, माथा फूट गया। कितने लोग घायल हुए? इसमें 5-6 आदमी, दो उनके ज़्यादा लगी है। शहर के अरावली विहार थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां नौकरानी ने घर की सफाई करते करते मकान मालिक के गहने ही साफ कर दिए। मकान मालिक को गहने की चोरी पता चलने पर नौकरानी से बात की तो महिला माता आने का ढोंग करने लगी। घटना को लेकर मकान मालिक अमित अग्रवाल ने बताया, व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर वो गुड़गांव रहते हैं, वहीं बुजुर्ग माता पिता अलवर के मकान में रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए एक नौकरानी रखी थी, जिसने घर में रखे करीब 15 लाख रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। नौकरानी से जब चोरी के संबंध में पूछताछ की गई तो माता आने का ढोंग करने लगी। घटना को लेकर अरावली विहार थाना पुलिस में नौकरानी के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। फ्रेंड्स कॉलोनी के निवासी हैं, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। ये कामवाली हमारे घर पे 4-5 साल से काम करती थी, बहुत भरोसा करते थे हम लोग, लेकिन इसने धीरे धीरे सामान चोरी करना चालू किया। अभी हमारे घर से 15 दिन पहले इसने सारा का सारा जितना भी गोल्ड रखा था वो चुरा के ले गई। जो गोल्ड हमारा था उसके ऊपर YGS की स्टैम्प थी। हमारा अनुरोध है कि कोई उसको खरीदे ना इससे, और जब हमने इसको बोला कि हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, तब इसने माता आने का ढोंग किया और इसने उसमें हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करी कि वो चोरी इसने नहीं करी, और किसी भी ऐसे ही किसी का भी नाम ले रही थी जो कि कोई हमारे घर में आता भी नहीं। हमारी पुलिस से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारा ये सामान निकलवाने का कष्ट। शहर से गत 20 जून को लापता हुए व्यापारी का 12 दिन बाद भी सुराग नहीं लगने पर संयुक्त व्यापार संघ की ओर से अलवर पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और लापता व्यापारी को शीघ्र खोजने की बात कही गई। संयुक्त व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया, 30 जून को चमन लाल सैनी घर से दुकान जाने की कहकर निकले। दुकान पर आने के बाद उनका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। सुरेश गुप्ता ने कहा कि व्यापारी चमन लाल को कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। परिवार को भी आशंका है कि षड्यंत्र रच उनका अपहरण किया गया। चर्च रोड पर एक हमारे व्यापारी चमन लाल सैनी विगत लगभग 10-12 दिन से यानी कि वो गायब हैं। घर से वो दुकान पर आए थे, दुकान की कह के कि मैं दुकान जा रहा हूँ, और दुकान आने के पश्चात वो शाम को घर नहीं पहुँचे। उस संदर्भ में उनके परिवारजनों ने 20 जून को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसमें उन्होंने आशंका जाहिर की कि हमें कुछ लोगों को शक है कि उन्होंने उसका षड्यंत्रपूर्वक उसका अपहरण करके उसको गायब किया, और वो पूरा जिनका उन्होंने नाम लिखवाया वो लोग भी उसी दिन से गायब हैं, पर कोई सकारात्मक कार्रवाई उस रूप में नहीं हो रही है। उनका परिवारजनों का ये भी कहना है कि वो जगह जगह ATM से उनके जो चमन लाल जी हैं उससे पैसे भी निकल रहे हैं, और उसके बावजूद पुलिस जो है उनको अभी ट्रेस नहीं कर पाई। उसी संदर्भ में आज हम यहाँ CO सिटी साहब से मिलने आए, तो उनको हमने बताया कि भाई इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और उनको बरामद करें, ऐसा नहीं हो कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया है कि अभी जल्दी एक टीम बना के और इस रूप में जल्दी उनको बरामद करें। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो व्यापारियों की तरफ से आदेश जाएगा? व्यापारी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे किसान। अलवर शहर में लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे शहरवासी आए दिनों सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी अधिकारियों की ओर से कोई समाधान नहीं किया जा रहा। मंगलवार दोपहर वार्ड नंबर 46 के लोगों ने एरोड्रम रोड को जाम कर जमकर हंगामा किया। वार्ड वासियों ने कहा कि महिलाओं को दूर दराज क्षेत्र से पानी लाना पड़ता है। तेज़ गर्मी में इतनी दूर तक जाने आने में कई बार महिलाओं को चक्कर आ जाते हैं। वार्ड के लोगों ने कहा कि पार्षद को कई बार शिकायत की और अधिकारियों से कई बार इस समस्या को बताया, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि महिलाओं की परेशानी को कोई नहीं समझ रहा और बस झूठा आश्वासन दिए जा रहे हैं।
मंगलवार को भी 2 महिलाओं की पानी लाने के दौरान चक्कर आने से तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण गुस्साए क्षेत्रवासियों ने रोड जाम कर दिया। लोगों ने इस समस्या से वन मंत्री संजय शर्मा को अवगत कराने की भी बात कही। वार्ड नंबर 46 की आज नौजवान और महिला ने जो काफ़ी 2-3 महीने से परेशान चल रहे थे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे पार्षद के घर भी जाते हैं सब मिलकर। कभी पार्षद कह देता है कि मैं आ रहा हूँ, कभी कहता है कि मैं कल आऊँगा परसों आऊँगा। इस करते करते है ना आज इन्होंने मतलब रोड बंद करने का ये अंतिम फैसला लिया है, जिसके अंदर पाइपलाइन तो है लेकिन पाइपलाइन के अंदर पानी नहीं है। पानी ढो के 1-2 किलोमीटर वहाँ से पानी यहाँ लेके आते हैं। वहाँ पर टंकी लग रही है, यहाँ पर टंकी लग रही है, टंकी ठीक करवा देते हैं लेकिन मोटर फिर ख़राब हो जाती है ना। अब वो मोटर की कमी है या किसी की कमी है, ये हम पार्षद को भी बताई थी और उनको भी बताया थी, संजय शर्मा जी को भी बताया था, वो भी नहीं आया। लेकिन उसके ऊपर भी कार्यवाही चल रही है। लेकिन 2 महीने जो समस्या चल रही है ना, क्योंकि लेडीज़ पानी ढो के लेके आती है, परेशान होती है ना। कहाँ से पानी ला रही हैं? पानी यहाँ से एक टंकी लग रही है, बोर हो रही है वहाँ पे, और वहाँ से पानी लेके आती है। और जिसके अंदर आज 2-3 महिला को मतलब इशू आया, चक्कर खा के गिरी थी महिला, जिसको देखते हुए आज नौजवान और मतलब मोहल्लों ने कहा है कि भाई आज ये मतलब ये जो आज रोड बंद करने का जाम का फैसला ले गया, ये मतलब पूरा मतलब लास्ट स्टेज में जाके सोच के लिया है। मतलब ये पानी की समस्या बहुत है यहाँ पर। अच्छा, बहुत दिन साल हो गए यहाँ पर पानी की समस्या कोई सुलझ नहीं रही है। पता नहीं कितने पार्षद से बोल दिया, चाहे वहाँ पे जाकर बोल रहे हैं, जल परिषद में जाकर बोल दिया, पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। अब हमारे को पाइपलाइन डलवाइए पर पानी का आने रहा। अब आप कैसे काम चल रहा है? कुछ भी नहीं भैया, वहाँ से पता नहीं कैसे हम यहाँ पर ढो कर लेके आते हैं सिर्फ से टंकियों से। हाँ, टंकियों पर से वहाँ से दूर से यहाँ पर पानी ढो के आता है। एक बार उनसे कहो तो पानी ढोकर देखें। अब चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र की खबरों की ओर। विराटनगर थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे 5 आरोपी पूरण, हेमराज, नरेश, मेहरचंद व श्रवण को गिरफ्तार किया। सभी 5 आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि भीलवाड़ी निवासी गुलाब सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने भाई माल सिंह के साथ ढाबा बंद कर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में आरोपी वहां आ गए और उनके भाई माल सिंह को पकड़कर पास की दुकान ले गए और उनके साथ लाठी डंडों से जबरन मारपीट की। मुकदमा दर्ज होने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों की सहायता से आरोपियों को गिरफ्तार किया। खेड़ली में नायब तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता से दबंगई करने का मामला सामने आया। मामले में नायब तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता ने बताया कि 1 दर्जन लोगों ने कार्यालय आकर कस्बे में एक विवादित जमीन की तत्काल रजिस्ट्री करने को कहा। मामले में नायब तहसीलदार ने जांच के बाद रजिस्ट्री करने की बात कही। इस पर दबंगों ने दादागिरी दिखाते हुए नायब तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता को धमकाया और अभद्रता करने लगे। नायब तहसीलदार ने घटना की सूचना एसडीएम सुखाराम पिंडेल सहित पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दबंग करने वाले लोग वहां से भाग खड़े हुए। मामले में नायब तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ राज कार्य में बाधा, धमकाने, अभद्रता करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। आज मैं मेरे कार्यालय में कार्य कर रहा था। अकस्मात 8-10 आदमी मेरे पास कार्यालय में आए और मेरी टेबल पर ज़बरदस्ती रजिस्ट्री डाली और रजिस्ट्री डाल के कहा कि इस रजिस्ट्री को अभी करो तुरंत। मैंने कहा कि मैं इसको देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई विवादित स्थल तो नहीं है, जबकि वास्तव में ये विवादित स्थल था। और मैंने कहा इसकी विवादित स्थल है, इसको मैं मौके की जाँच कर लेता हूँ। तो बोले नहीं, अभी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी आपको और यहाँ से वो आपको उठने नहीं देंगे। इनमें कुछ लोग महुआ के भी थे, इनमें किशन सैनी, रघुवीर सैनी निवासी खेली था, दामोदर पुत्र रामपुर में निवासी भैंसा, गणपत लाल पुत्र गोपचंद महाजन निवासी महुआ, शिवराज सिंह पुत्र हरकिश गुजर निवासी पावटा, घनश्याम पुत्र जगदीश माली निवासी गहनोली, कल्याण गुजर हरिकृष्ण गुजर भापुर, रामराज गुजर पुत्र पूरन सिंह गुजर निवासी भापुर शाहपुर थे। और मैंने श्रीमान एसडीओ साहब के लिए फोन पर वार्ता की गई तो उन्होंने कहा इनको थोड़ा रोक लो, लेकिन वे जबरदस्ती भाग गए और मैंने काफ़ी रोका लेकिन रुके नहीं। अब अतः इनके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए। बस्ती तहसील के गांव बड़वा के जनजाति बालिका छात्रावास में श्री सारथी फाउंडेशन के द्वारा वाटर कूलर लगाया गया। अतिथियों में श्री सारथी फाउंडेशन की अनीता मीणा, लक्ष्मी, ओमबाला, ममता सेन, प्रियंका मीणा, ऋषिता मीणा रही। डॉक्टर आरती मीणा ने सभी अतिथियों का तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया। छात्रावास की बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें आदिवासी नृत्य व गीत स्वागत गान का आयोजन हुआ। छात्रावास की बालिका पूजा मीणा ने जल की महत्वता बताते हुए कहा, जल है तो जीवन है। हम सुबह से रात दिन प्रतिदिन हजारों लीटर पानी यूं ही व्यर्थ बहा देते हैं, जो गलत है।
जल के महत्व को समझते हुए जल की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आज हम जल की बचत करेंगे तो हमारा व आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। कोटपुतली रोड नयाबास के पास दो बाइकों की भिड़ंत में पांचूराम व नाथूराम निवासी नरसिंह की ढाणी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पांचूराम को हायर सेंटर रेफर कर दिया। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट गांव के नारायणपुर में स्थित श्री मुरली मनोहर महाराज मंदिर पर 2 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित होने वाले 22वें श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम को लेकर महिला व श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। नाथलवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच मुकेश मंडावरी ने बताया, कलश यात्रा सकट गांव स्थित श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर से ध्वज व कलश पूजन के साथ विधिवत बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच रवाना हुई। कलश यात्रा के दौरान पुरुष श्रद्धालु कलश यात्रा में आगे आगे अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर भगवान के जयकारे लगाते हुए चले। वहीं पीछे नए परिधानों में सजी धजी महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर भजन गाती नजर आईं। पूर्व सरपंच फतेह सिंह राम मीणा ने बताया, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम 3 जुलाई से प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।